Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है लाइक एपोप्टोसिस एंड नेक्रोसिस, इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एमसीक्यू से। फर्स्ट जो हमारे पास एमसीक्यू है, इसमें स्टेटमेंट है द प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी प्रोग्राम्ड जो सेल डेथ है उसको क्या कहते हैं? एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस में तो हम देखते हैं कि जो एक सेल है, ये हमारे पास सेल है और यहाँ पर हमारे पास कोई एक मटेरियल है, इसको हम लिक्विड भी कह सकते हैं कि लिक्विड मटेरियल है ये। तो ये क्या करता है, सेल के अंदर मूव कर जाता है बाय अ प्रोसेस नॉन एज एंडोसाइटोसिस, या इसको हम कहते हैं बाय अ मूवमेंट। अब ये जो लिक्विड पार्ट है ये यहाँ पर आकर सेल के साथ फ्यूज़ करेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि सेल में एक डिप्रेशन क्रिएट होता है इस तरह से, और ये जो फ्लूइड है ये इस डिप्रेशन में आ जाता है और फाइनली क्या होता है कि ये सेल के अंदर चला जाता है। अब ये जो लिक्विड पार्ट है ये कहाँ आ जाएगा? सेल के अंदर। तो इस तरह से मटेरियल्स की जो मूवमेंट्स हैं लाइक लिक्विड और सॉलिड मटेरियल्स, ये सेल के अंदर मूव करते हैं और इसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो है इसका प्रोग्राम्ड सेल डेथ से कोई लिंक नहीं है, तो ये हमारा आंसर जो है नहीं है। अब इसमें ज़रूरी नहीं है एंडोसाइटोसिस में कि सिर्फ लिक्विड जो मटेरियल्स हैं वो ही सेल के अंदर मूव करते हैं, यहाँ पर सॉलिड भी हो सकते हैं, आर सॉलिड मटेरियल्स। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है वो एक्सोसाइटोसिस। ये जो है ये ऑपोजिट है किसके? एंडोसाइटोसिस के, यानी एंडोसाइटोसिस में जो मटेरियल्स हैं वो सेल के अंदर मूव कर रहे हैं और एक्सोसाइटोसिस में वो सेल से बाहर आ जाएंगे, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन सी, जिसको हम कहते हैं नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है। तो ये भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब फाइनली हमारे पास बचता है एपोप्टोसिस। तो जो एपोप्टोसिस है ये एक प्रोग्राम्ड सेल डेथ है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, दैट इज एपोप्टोसिस। अब नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 2। इसमें स्टेटमेंट है इन एन एडल्ट ह्यूमन द नंबर ऑफ सेल्स दैट डाई ईच डे बाय एपोप्टोसिस, यानी हर दिन एपोप्टोसिस के थ्रू, प्रोग्राम्ड सेल डेथ के थ्रू जो है कितने सेल्स ह्यूमन में डेली मरते हैं। अब इसमें हमारे पास जो ऑप्शंस है 30 to 50 बिलियन, 40 to 60 बिलियन, 50 to 70 बिलियंस और 60 to 80 बिलियंस। तो इससे रिलेटेड जो है इंफॉर्मेशन आपकी बुक में साइड बॉक्स में दी गई है। तो हमारा आंसर जो है वो है 50 to 70 बिलियन सेल्स, जो कि एपोप्टोसिस के थ्रू डेली उनकी डेथ होती है।
नेक्स्ट है हमारे पास MCQ नंबर 3। इसमें ब्लब्स ब्रेक ऑफ फ्रॉम द सेल एंड आर कॉल्ड। अब ये जो ब्लब्स हैं ये किस प्रोसेस में बनते हैं? हम कहते हैं ये अपोप्टोसिस में बनती हैं। और ये सेल से ब्रेक ऑफ होती हैं और क्या बनाती हैं? इसमें हम देखते हैं हमारे पास ऑप्शन ए जो है वो है अपोप्टोटिक बॉडीज़। ये हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि ये अपोप्टोसिस के प्रोसेस पे बन रही हैं, तो इसका अपोप्टोसिस से लिंक है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑप्शन बी जिसमें है लाइसोसोम्स। तो ये तो एक सेल ऑर्गेनेली है और इसका काम जो है वो लिटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस करना है। ऐसे एंजाइम जो डिफरेंट मटेरियल्स की ब्रेक डाउन करते हैं, इनको हम ब्रेकिंग एंजाइम्स भी कह सकते हैं। तो ये भी हमारा आंसर नहीं। अब सी जो ऑप्शन है इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस या हम कहते हैं इनगल्फमेंट। सेल जो है वो डिफरेंट मटेरियल्स को इनगल्फ करता है, निगलता है, जिसमें हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस है। ये एंडोसाइटोसिस की ही टाइप है। फेगोसाइटोसिस में इनगल्फमेंट होती है सॉलिड मटेरियल्स की, और दूसरी जो है हमारे पास वो है पिनोसाइटोसिस, जिसमें जो लिक्विड मटेरियल्स हैं उनकी इंगल्फमेंट होती है। तो ऑप्शन सी भी हमारा आंसर नहीं है। डी ऑप्शन है हमारा फूड वैक्यूल्स। तो अपोप्टोसिस में किसी किस्म के जो फूड वैक्यूल्स जो हैं या ये जो ब्लैब्स हैं ये फूड वैक्यूल्स नहीं हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो फाइनली स्टूडेंट हमारे पास बचता है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? अपोप्टोटिक बॉडीज़, ये हमारा आंसर है। अब है हमारे पास MCQ नंबर 4। इसमें है द एक्सीडेंटल सेल डेथ, यानी ये प्रोग्राम्ड सेल डेथ नहीं है। पहले हमने बात की थी प्रोग्राम्ड सेल डेथ की, और वो कौन सी थी? एपोप्टोसिस। तो ऑप्शन बी तो हमारा आंसर नहीं है। फेगोसाइटोसिस अभी हमने कहा कि जो सॉलिड मटेरियल्स हैं उनकी इनगल्फमेंट है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब ए और बी हमारा आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी जिसमें हम कहते हैं बोथ हैं एंड बी, ये भी हमारा आंसर नहीं है। फाइनली हमारे पास बचता है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस जो है इसमें एक्सीडेंटल सेल डेथ होती है। तो ऑप्शन सी जो है स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर है। अब है हमारे पास MCQ नंबर 5। इसमें हम कहते हैं ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है। सेल श्रिंक्स एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ, यानी किस चीज़ की ब्रेकडाउन की वजह से सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है और राउंडेड हो जाता है। अब हमने इनमें ऑप्शंस जो हैं इनमें से अपना आंसर फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल की शेप की मेंटेनेंस से, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सेल की शेप मेंटेनेंस से कोई लिंक नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये क्या बनाता है सेल के लिए? एनर्जी बनाता है। एनर्जी जनरेटर भी हम इसे कहते हैं। तो ये हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में है हमारे पास राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का स्टूडेंट्स आपको पता है क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शंस है प्रोटीन सिंथेसिस।
तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन सी में है हमारा जो ऑप्शन सी में हमारे पास है गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इससे डिफरेंट वेसिकल्स बनते हैं, वेसिकल्स प्रोडक्शन है, तो ये भी हमारा ऑप्शन या आंसर ये हमारा नहीं है। फाइनली हमारे पास बचता है साइटोस्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन जो है इसका मेन फंक्शन है मेंटेन करना किसको, सेल शेप को। तो अगर साइटोस्केलेटन जो है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर हम देखें, ये साइटोस्केलेटन हम इस तरह से यहाँ बना लेते हैं। अब इसने सेल की शेप मेंटेन करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड की हुई है। लेकिन अगर ये सेल के अंदर प्रेजेंट ना हो, लाइक अब इसमें जो है सेल के अंदर साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं है, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या होगा, हमने साइटोस्केलेटन ब्रेक कर दिया, तो नेक्स्ट स्टेप में जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा, सेल की श्रिंकेज हो जाती है। तो इस सेल को अब हम क्या कहेंगे कि ये राउंडेड हो चुका है और इसकी जो शेप थी वो मेंटेन नहीं रही। तो हमारा जो आंसर है वो क्या है, साइटोस्केलेटन। ऑप्शन डी हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट एमसीक्यू नंबर 6 को। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग एपोप्टोसिस सेल मेम्ब्रेन मेक्स इरेगुलर बर्ड्स नॉन एज, यानी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो कि इरेगुलर होते हैं, छोटे बड़े साइज वेरी करता है इसमें। तो इन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, बल्ब्स कहते हैं। बल्ब्स जो हैं ये तो प्लांट्स में बनते हैं ड्यूरिंग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और इसकी एग्जाम्पल है हमारे पास अनियन बल्ब। तो ये तो हमारा आंसर नहीं है। ऑप्शन बी में है हमारे पास ब्लेब्स, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। सी में है हमारे पास स्पोर्स, तो स्पोर्स जो हैं वो प्लांट्स में बनते हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब जब ए और सी निकल गया और डी भी हमारा आंसर फिर नहीं होगा, बोथ ए एंड बी वाला, तो फाइनली हमारे पास जो ऑप्शन बचता है वो कौन सा है, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है जिसमें एक्सप्लेन है ब्लेब्स। तो अपोप्टोसिस के दौरान जो मेम्ब्रेन इरेगुलर बर्ड्स बनाती है उनको हम क्या कहते हैं, ब्लेब्स। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 7 की। विच ऑर्गेनेली रिलीजेस ब्रेकिंग एंजाइम्स ड्यूरिंग नेक्रोसिस, यानी नेक्रोसिस में कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली इन्वॉल्व है जो कि ब्रेकिंग एंजाइम्स रिलीज़ करती है। इसके बारे में अभी हमने स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले ही एक्सप्लेन किया है। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोई एंजाइम रिलीज़ नहीं करता, तो ये हमारा आंसर नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया का हमने फंक्शन बताया कि एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं है। बी में है राइबोसोम्स, अगेन प्रोटीन सिंथेसिस, तो ये भी हमारा आंसर नहीं है। सी में है सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन कोई भी लिटिक एंजाइम्स या ब्रेकिंग एंजाइम्स रिलीज नहीं करती। फाइनली हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचा, लाइजोसोम्स। तो हमारा आंसर है लाइजोसोम्स।
ऑप्शन डी। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस से रिलेटेड। फर्स्ट जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है डिफाइन इवेंट्स ड्यूरिंग अपोप्टोसिस, यानी अपोप्टोसिस में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं उनको आपने एक्सप्लेन करना है। हम यहाँ पर बताते हैं कि सेल जो है वो श्रिंक कर जाता है एंड बिकम राउंडेड ड्यू टू द ब्रेकडाउन ऑफ साइटोस्केलेटन बाय इंजाइम्स। एमसीक्यू में भी हमने एक्सप्लेन किया कि कैसे साइटोस्केलेटन जो है वो ब्रेक करता है और उसके बाद जो है सेल की शेप मेंटेन नहीं रहती। देन हम कहते हैं क्रोमेटिन जो है अंडरगोज कंडेंसेशन, न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो ब्रेक कर जाता है एंड न्यूक्लियस स्प्रेड्स इन द फॉर्म ऑफ सेवरल डिस्क्रीट क्रोमेटिन बॉडीज, यानी डिफरेंट क्रोमेटिन बॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो इरेगुलर बर्ड्स बनाती है जिनको हम कहते हैं ब्लैब्स। अब ब्लैब्स जो हैं वो सेल मेम्ब्रेन से कट ऑफ होती हैं एंड आर नाउ कॉल्ड एपोप्टोटिक बॉडीज़, और फिर उन्हें एपोप्टोटिक बॉडीज़ कहा जाएगा। फाइनली हम कहते हैं द एपोप्टोटिक बॉडीज़ देन फेगोसाइटोस्ड बाय सेल्स और अदर सेल्स। फिर ये जो अपोप्टोटिक बॉडीज़ बनी हैं इन्हें कुछ डिफरेंट सेल्स वो इनगल्फ कर जाएंगे। फेगोसाइटोसिस में हमने भी बात की कि सॉलिड जो कंपोनेंट्स है उनकी इनगल्फमेंट है। सेकंड हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन अपोप्टोसिस एंड डिस्क्राइब इट्स एडवांटेजेस। तो इसमें हम बताते हैं कि ये प्रोग्राम सेल डेथ है। सबसे पहले आपने इसको डिफ़ाइन करना है, इसकी डेफिनेशन बतानी है। फिर हम कहते हैं अपोप्टोसिस कैन अकर व्हेन अ सेल इज़ डैमेज और अंडरगो स्ट्रेस कंडीशन। ठीक है, अब अपोप्टोसिस के एडवांटेजेस क्या हैं? ये इन्फेक्शन स्प्रेड होने से बचाती है। दूसरा, रिमूव्स डैमेज सेल, जो डैमेज सेल्स हैं बॉडी में उनको रिमूव करती है और उनको फर्दर एनर्जी या न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज करने से रोकती है, एनर्जी सेव करती है इस तरह से। फाइनली हम कहते हैं कि डेवलपमेंट में भी जो है एपोप्टोसिस का इम्पॉर्टेंट रोल है। हमने लेक्चर में भी एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो फिंगर्स होती हैं, ये डिजिट्स जो होते हैं ये अटैच होते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक फॉर्म। तो बाद में एपोप्टोसिस के थ्रू जो इनके दरमियान यहाँ पर सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिमूव कर दिए जाते हैं, जिससे हमारी जो डिजिट्स हैं या उंगलियां हैं वो सेपरेट होती हैं। एग्जाम्पल में हमने ह्यूमंस की ये वाली एग्जाम्पल दी आपको। नेक्स्ट हमारे पास नेक्रोसिस से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया डिफाइन नेक्रोसिस एंड डिस्क्राइब इट्स कॉजेज, यानी नेक्रोसिस का बताएं कि क्या है और ये किस वजह से होती है। तो हम कहते हैं एक्सीडेंटल डेथ ऑफ सेल है एंड लिविंग टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड नेक्रोसिस। अब किस वजह से होती है? इंजरीज़ की वजह से, इन्फेक्शंस की वजह से, कैंसर की वजह से, हाइपोक्सिक इन्वायरमेंट यानी लो ऑक्सीजन या लेस ऑक्सीजन की वजह से, और फिर स्पाइडर बाइट्स की वजह से भी ये होती है। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर था वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने नेक्रोसिस और अपोप्टोसिस से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया। इन एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को आपने अच्छे से रिवाइज करना है और याद भी रखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।